हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो सर्कुलर मोशन एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ पार्क हैज अ रेडियस ऑफ 10 मीटर इफ अ व्हीकल गोज राउंड इट at an average speed of 18 किलोमीटर पर आवर, what should be the proper angle of banking। तो फिर से एंगल ऑफ बैंकिंग की बात की गई है। एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा जा रहा है। रोड है ना, बैंक्ड किए जाते हैं, साइड से रोड को उठा देना, दैट इज बैंकिंग। तो यहाँ पे पार्क है ना, पार्क को क्या किया गया है, बैंक किया गया है। पार्क का रेडियस 10 मीटर है, व्हीकल उसके अराउंड जा रहा है। तो बैंक्ड है, वो जो रास्ता बना हुआ है वो बैंक्ड है। तो आइए समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है, ये रास्ता और ये रोड है, और इसको थोड़ा बैंक्ड कर दिया गया है ना। इसको क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है बैंक्ड, इसको कर दिया है बैंक्ड। कुछ थीटा एंगल पे वो नहीं दे रखा कि कितने पे बैंक्ड किया हुआ है। ये एक्चुअली कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, है ना। ये बैंक्ड किया गया है थोड़ा, और इसमें व्हीकल जा रहा है, ठीक है। इसमें व्हीकल जा रहा है जिसका मास कुछ कह देते हैं m। ये व्हीकल इसमें जा रहा है। इसका स्पीड एवरेज स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज 18 इंटू 5/18, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो रेडियस है, ये कितना है, दिस इज 10 मीटर। ये है रेडियस। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी दिस प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसको ज़रा इधर बनाए। तो ये इंक्लाइंड प्लेन, रोड बैंक्ड हो गया है बेसिकली। इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब है रोड वो बैंक्ड हो गया है वो। ये एम मास और क्या है, ये थीटा एंगल, और इसका वेट एम जी। ये नॉर्मल रिएक्शन एन, एंड दिस इज वर्टिकल। तो जो एंगल थीटा ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, वही एंगल यहाँ वर्टिकल के साथ बनेगा। तो एन का ये वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और एन का ये वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा, ठीक है। और क्या फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा mv²/r। mv²/r ये एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या सिनेरियो है देखें, तो ये है n cos थीटा इक्वल टू mg होगा, है ना, क्योंकि रेडियस 10 मीटर है, ये सर्कुलर ट्रैक है। तो सर्कुलर ट्रैक है तो ये फोर्स लग रहा होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और ये हो गया n साइन थीटा, जो इसको बैलेंस करेगा mv²/r को, ये बैलेंस कर रहा होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर लें, n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। ये m से m कैंसिल होगा, ये आएगा v²/rg। तो v कितना दे रखा है, ये है 5 का स्क्वायर। r कितना है, r गिवन है 10 मीटर, है ना। ये दे रखा है रेडियस कितना दे रखा है, 10 मीटर। तो दिस इज 10 मीटर और g का वैल्यू 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। और इधर कितना आ रहा है, साइन बाय कॉस, दिस इज टेन थीटा, दिस इज 1/4। थीटा आ रहा है 10 इनवर्स 1/4। ये आ जा रहा है एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। समझ आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोसीड करें।
इफ द रोड ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, अभी जो 6 नंबर क्वेश्चन देंगे उसी की बात कर रहा है, इज हॉरिजॉन्टल नो बैंकिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल है, कोई बैंकिंग नहीं है, बिल्कुल सीधा रोड है, कोई हॉरिजॉन्टल कोई बैंकिंग नहीं है, जैसे वो भी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन था वैसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड है। व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट so that a scooter going at 18 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्किड, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, वो कितना होना चाहिए कि यहाँ पे कोई व्हीकल है एम मास का, ये जा रहा है, तो व्हाट शुड बी द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ताकि ये स्कूटर स्किड ना करे, अगर ये कितने स्पीड पे जा रहा है, अगर ये 18 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, मतलब 18 इंटू 5/18 5 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, तो ये स्किड ना करे, है ना। पार्क का क्या था, रेडियस था, मतलब सर्कुलर ट्रैक था, तो ये जब इधर से मुड़े इधर, तो ये स्किड करके इधर ना जाए, ये स्किड करके इधर ना जाए, तो इसके व्हील पे कितना फ्रिक्शन लगे इधर, ताकि ये उधर स्किड ना करे, है ना, कितना फ्रिक्शन लगे ताकि ये उधर स्किड करके ना जाए। तो ये जब ये टर्निंग ट्रैक पे मुड़ेगा तो ये इधर स्कीड कर सकता है ना, स्कीड हो सकता है, किस वजह से, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो स्कीड कर सकता है, और वो कितना होता है mv²/r। तो इसकी वजह से वो स्कीड ना करे तो क्या लगना होगा, फ्रिक्शन इस पे लगना होगा, क्योंकि बैंकिंग नहीं है, बैंक्ड का वो जो नॉर्मल का जो कंपोनेंट आता है जो स्कीडिंग को और काउंटर कर सकता है, वो अभी नहीं है, तो सिर्फ स्कीडिंग को काउंटर करने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स से पता चलेगा कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, तो ये फ्रिक्शन कितना होना पड़ेगा ताकि स्कीड ना हो, तो जितना ये है उतने के बराबर फ्रिक्शन को होना पड़ेगा, दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे तो इधर नहीं जाएगा, है ना। तो जितना इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये इधर जा सकता है, उतना ही अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ये उधर स्कीड नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लगेगा वो किसके बराबर होना पड़ेगा, mv²/r के बराबर, ताकि ये उधर स्कीड ना करे। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, ये होता है म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा mv²/r। तो म्यू एन कितना हो जाएगा mg, दिस इज mv²/r। तो m से m कैंसिल हो गया, और तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू पूछा है, तो म्यू आ गया v²/rg। v कितना है 5 का स्क्वायर, r कितना है, पहले क्वेश्चन में था रेडियस 10 मीटर, और g कितना है 10, तो ये आ जाएगा 0.25, ये आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये अगेन एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस 50 मीटर है, और एंगल ऑफ बैंकिंग फिर से दे रखा है कितना, 30 डिग्री, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है 30 डिग्री है। तो एट व्हाट स्पीड शुड अ व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड, फ्रिक्शन यूज ना हो तो कितने एंगल पे उसको जाना चाहिए। तो जो आज पहला क्वेश्चन किए थे कुछ वैसा ही मामला है। तो ये इस बार क्या कहानी है कि ये इस बार ये बैंक्ड है रोड थोड़ा, है ना, ये क्या है, ये रोड है बैंक्ड, थोड़ा साइड से रोड को उठा देना, दैट इज बैंकिंग। तो ये कुछ थीटा एंगल पे, है ना, ये रोड बैंक्ड है, तो ये कुछ इस तरह से रोड बैंक्ड कर दिया गया है, ठीक है। और ये मास उस पूरे जो भी जा रहा है व्हीकल उसका मास कह देते हैं। तो इसको इधर कर लें, थोड़ा बात समझ में आएगी ज़्यादा बेहतर। ये मास रखा हुआ है और ये थीटा इंक्लिनेशन है, तो इसका वेट mg आ रहा होगा, और ये थीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री, है ना, और वो सर्कुलर रोड का रेडियस भी दे रखा है 50 मीटर,
और इस पे ये नॉर्मल लगेगा, क्योंकि बैंक्ड रोड है तो नॉर्मल तो आएगा। तो जितना एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है उतना ही वर्टिकल के साथ बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट एन का थीटा वाले के साथ होता है एन कॉस थीटा, एन कॉस 30, और जिसके साथ थीटा नहीं है वहाँ एन साइन 30। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जब व्हीकल सर्कुलर रोड में टर्न ले रहा होगा तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स। वो क्या लग रहा होगा, वो लग रहा होगा mv²/r। mv²/r ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा mv²/r जब ये टर्न ले रहा होगा तो। ठीक है, तो कितने स्पीड पे व्हीकल को टर्न लेना चाहिए ताकि फ्रिक्शन यूज ना हो। तो जब भी ऐसा रोड पे टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शन तो आ ही जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन यूज नहीं होना है। मतलब ये जो n cos 30 है इसको mg बैलेंस कर रहा होगा, और इस mv²/r को n sin 30 ये बैलेंस कर रहा होगा, है ना। और सारा कुछ गिवन है, रेडियस गिवन है 50 मीटर, और क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री है, और v ये तो फाइंड ही करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं फाइंड। तो क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, n sin 30 डिवाइडेड बाय n cos 30 इक्वल टू mv²/r बाय mg। ये आ गया v²/rg, और ये इधर क्या हो गया tan 30, और ये उधर हो गया v²/rg। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √rg tan 30। तो ये कितना आ गया, r आ गया कितना, r है 50 मीटर, g है 10, tan 30 है 1/√3। तो ये कितना आ जाएगा, 500, यहाँ से 100 बाहर कर लेंगे तो 10, और इधर बनेगा 5/√3, 10 और √5/√3। ये जो भी वैल्यू आ जाए आप लोग सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। जो भी वैल्यू ये आ जाता है दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये अप्रॉक्स आ जाता है कुछ 17 मीटर पर सेकेंड ये आता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये है क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी लेंथी सा, लेकिन इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल with the center at the proton. The proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction. तो क्या कहानी है यहाँ तक कहानी वही एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली है कि ये एटम है और ये है न्यूक्लियस, है ना। तो सेंटर पे क्या कह रहा है, विद द सेंटर एट द प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पा रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे क्या है, जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, वो इस दो चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्जेस की वजह से जो कुलम्ब अट्रैक्शन है, कुलम्ब अट्रैक्शन है ना, अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो कुलम्ब अट्रैक्शन लग रहा है, वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए लिखा भी है सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कुलम्ब अट्रैक्शन। तो जो कुलम्ब अट्रैक्शन है वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन गोज राउंड द प्रोटॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो ये रेडियस ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड फाइंड करना है अगर ये सारा इंफॉर्मेशन है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है। तो क्वेश्चन बहुत क्लियरली कह रहा है ये वाला लाइन कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कुलम्ब अट्रैक्शन। मतलब जो कुलम्ब अट्रैक्शन है वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करके दे रहा है। और पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स कुछ होता नहीं है,
जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है सर्कुलर मोशन में, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, वो क्या है, एफ कूलम्बिक अट्रैक्शन है। कूलम्बिक अट्रैक्शन, कूलम फोर्स क्या होता है, वो होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दो चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो k का वैल्यू पता है, तो k तो लिखेंगे, Q1 कितना है, ये प्रोटॉन का चार्ज होगा बेसिकली, इसको ऐसे लिखेंगे Q प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा Q इलेक्ट्रॉन, और नीचे दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो k होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, और चार्ज ऑन प्रोटॉन ये कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज तो एक ही है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, और ये भी 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, 5.3 इंटू 10 पे पावर -11 का स्क्वायर। यही कूलम्ब अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, यही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है इसी कूलम्ब अट्रैक्शन, मतलब जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ से बहुत आसानी से क्या निकाला जा सकता है, v तो निकालना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे रखेंगे, तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे इसको फिर से, 9 इंटू 10 पे पावर 9, और ये क्या है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 का स्क्वायर, सेम चार्ज होता है, और ये है 5.3 इंटू 10 पे पावर -11 का स्क्वायर। और इधर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पे पावर -31, और इधर हो जाएगा v², ये तो फाइंड ही करना है, और r कितना है, डिस्टेंस 5.3 इंटू 10 पे पावर -11। तो ये तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो v निकालें तो ये क्या आएगा, रूट अंडर 9 इंटू 10 पे पावर 9, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 का स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा, जो ये एक बच गया, ये इसको कैंसिल करने के बाद एक ये नीचे आएगा, और ये इधर से मास नीचे आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31। तो ये सॉल्व करके आता है 2.2 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड आ जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काफ़ी आसान था ये, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ए स्टोन इज फैस्टेंड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये कुछ कहानी ऐसी है, ये स्ट्रिंग है और इसमें स्टोन इस तरह से बंधा हुआ है, एंड इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। और इसको क्या किया गया है, इसको घुमाया गया है ना, इसको जो है एक वर्टिकल सर्कल में ठीक ठाक बना है, एक्यूरेट उतना नहीं बन पाया, मतलब ऐसा ही कुछ वर्टिकल सर्कल में इसको घुमाया गया, इस स्ट्रिंग को पकड़ के ये वर्टिकल सर्कल में इसको घुमाया गया है। कितने रेडियस का, r रेडियस का। तो फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो हाईएस्ट पॉइंट, ये जब घूमेगा तो हाईएस्ट पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे आएगा। और जब स्टोन यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब स्टोन होगा, तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा। एक अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा होगा, ये टेंशन T जो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। एक इस स्टोन का मास जो वर्टिकली है ना, मास mg, वेट लग रहा होगा mg, वो भी नीचे की तरफ। और ये इस स्टोन पे एक और फोर्स लग रहा है। तो इसको ऐसे सोच ले, बाहर से भी सोच सकते हैं, है ना, दो तरह से डील किया जा सकता है। एक तो एक स्टोन को हम अगर बाहर के फ्रेम से देख रहे हैं, है ना, ग्राउंड फ्रेम से,
है ना, इनर्शियल फ्रेम से। हम लोग ग्राउंड फ्रेम पे हैं, इनर्शियल फ्रेम पे, और इस स्टोन के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वैसे भी सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाएं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएं, स्टोन पे चढ़ के बैठ जाएं और फिर इसको ऑब्जर्व करें। जैसे वो मैरी गो राउंड वाले बक्से में हम लोग बैठते हैं, वैसे स्टोन पे बैठ जाएं और फिर इसके मोशन को ऑब्जर्व करें, तो फिर बात हो सकती है। दोनों से बात वही आएगा। तो ऐसे समझ लें, अगर बाहर से देख रहे हैं तो वैसे भी समझ लें। तो स्टोन पे नेट फोर्स, ये अगर घूम रहा है इस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में, वर्टिकल सर्कल में, तो ये घूम इसलिए पा रहा है क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो इसके इस पोजीशन पे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लग रहा है, टी और एम जी, दो फोर्सेस हैं, टी प्लस एम जी। ये है नेट फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर होगा। यही है वो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टी प्लस एम जी। और ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही वही है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो भी फोर्स लगे वही क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन एट दिस हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर स्टोन के स्पीड को मिनिमम होना है, अगर क्या होना है, इफ v को होना है मिनिमम, अगर v को होना है मिनिमम, तो ये जो टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग के अलोंग, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा जीरो, क्योंकि ये मास तो जीरो हो नहीं सकता, जी तो लगता रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एम जी तो लगेगा ही, वेट तो उसका एक्ट होगा ही, ये तो होके रहेगा। लेकिन ये जो टेंशन है ये स्ट्रिंग के अलोंग, ये जीरो हो सकता है। तो दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये कि फिर ये आगे कैसे जाएगा अगर ये टेंशन जीरो हो जाएगा तो इस स्टोन को की जो मोशन बनी हुई है ऑलरेडी पहले से, है ना, ये अपने इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये अपने आप आगे आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे इसको इस पॉइंट को ऐसे भी कहते हैं, ये क्रिटिकल जंक्शन है यहाँ पे, है ना। ये इस पॉइंट पे जो स्पीड आता है, जो भी आएगा भी, वो क्रिटिकल स्पीड होता है, कि ये स्पीड अगर पार्टिकल यहाँ पे ये रखा हुआ है तो ये आराम से आगे मूव कर जाएगा और वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ये टेंशन जीरो हो जाता है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने इनर्शियल फोर्सेस की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये अपने आप आगे आ जाएगा। तो v को अगर कम होना है तो टेंशन को होना पड़ेगा मिनिमम, या टेंशन को कह दें जीरो ही हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो t अगर जीरो हो जाएगा तो ये बचेगा एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये m से m कैंसिल होगा, v स्क्वायर इक्वल टू जी आर, वी इक्वल टू रूट अंडर जी आर, ये आ जाएगा स्पीड उस स्टोन का। तो अगर v को होना है मिनिमम तो टेंशन को होना पड़ेगा मिनिमम, बिल्कुल ज़ीरो हो जाना पड़ेगा, जीरो के बराबर, लगभग जीरो के आसपास, ठीक है। तभी ये मिनिमम स्पीड आएगा v इक्वल टू रूट अंडर जी आर। तो टेंशन जीरो हो जाता है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन ये आगे फर्दर डिराइव हो जाता है, वर्टिकल सर्कल पूरा कर लेता है अपने अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन होता है कि अपने मोशन वाले स्टेट को बनाए रखने की एबिलिटी स्टोन की होती है, क्योंकि ये पहले से मोशन में आ रहा है, तो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये अपने आप आगे डिराइव हो जाता है। तो ये टेंशन जीरो होगा तभी ये वेलोसिटी आती है मिनिमम, v इक्वल टू रूट अंडर जी आर। तो आई होप ये आप लोग को समझ आया होगा। और दूसरा ये कहना था इसमें कि इसको आप दूसरे तरह से ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप इस स्टोन पे ही आके बैठ जाएं, तो ये स्टोन जब घूमना स्टार्ट करेगा इस वर्टिकल सर्कल में, तो क्या फील होगा आपको कि ये तो फोर्स लगेगा ही, टेंशन और mg ये तो लगेगा इस पे, हमको ये लगेगा कि हम बाहर की तरफ थ्रो हो जाएंगे, ऐसा लगता है ना। जैसा मेरी गो राउंड में भी लगता है, जब बैठते हैं तो जब वो घूमना स्टार्ट करता है तो लगता है बाहर थ्रो हो जाएंगे उसके बक्से से, बास्केट से। तो वो फीलिंग क्यों आती है, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमको ये फीलिंग आती है। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये स्टोन जब इस वर्टिकल सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा
तो और हम इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में आके सोचें तो ऐसा हमको लगेगा यहाँ पे कि हम बाहर की तरफ थ्रो हो जाएंगे, बाहर की तरफ गिर जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, इस फ्रेम में घुस के भी इसको सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो वही कहानी होगी फिर कि इधर जितना नेट फोर्स है T प्लस एम जी, उतना ही फोर्स क्या होगा? mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही बराबर होगा अगर स्पीड को क्या होना है? मिनिमम होना है। तो यहाँ से भी वही कहानी, सेम सिचुएशन आ गया। तो इसको आप बाहर से भी सोच सकते हैं, अंदर से भी सोच सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी सोच सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी सोच सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम से भी सोच सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सोच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।